हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका टॉपर्स एफर्ट पर। टॉपर्स एफर्ट मतलब टॉपरों की पसंद। और इस टॉपिक के अंदर हम बात करने इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बोथ आर द एलिमेंट ऑफ कैलकुलस एंड कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि आपकी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स, ये भी अलग अलग ब्रांचेज है मैथमेटिक्स की। ऐसे ही कैलकुलस भी आपकी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। कैलकुलस है जो माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशंस पर आधारित है। माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन से मतलब यहाँ से समझ सकते हो आप, जो इन्फाइनाइटिसिमल्स पर आधारित है। इन्फाइनाइटिसिमल्स मतलब अति सूक्ष्म राशि, मतलब कोई क्वांटिटी जो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। और या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो बिल्कुल जीरो के इक्वल है। मतलब लिमिट जीरो होने का मतलब है कि वो जीरो के बिल्कुल पास में है। अगर हमको कभी भी किसी भी कैलकुलेशन में उसको यूज करना है तो उसकी हमको लिमिट निकाल के उसको जीरो के इक्वल ही रखना है। तो हम ये समझ सकते हैं कि वो राशि लगभग जीरो के बहुत पास की है। तो ऐसी सारी कैलकुलेशंस पर बेस्ड है ये कैलकुलस। तो इसलिए कैलकुलस को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कैलकुलस सारी माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशंस में यूज होती हैं। तो लॉकडाउन के दिनों में जैसे जीवाणु है, जैसे कोविड-19 के बारे में जो कोरोना वायरस की बात कर लें, तो कोरोना वायरस की जिस तरीके से बढ़ने की जो रेट है वो कैसे निकालेंगे हम, किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ये सारी जो स्मॉल स्केल कैलकुलेशंस हैं ये सब कैलकुलस के आधार पर ही सॉल्व की जाती हैं। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि कैलकुलस ओरिजिनली कॉल्ड इन्फिनिटेसिमल्स कैलकुलेशन। इन्फिनिटेसिमल कैलकुलेशन भी बोला जाता है इसको। बहुत सूक्ष्म राशियों की कैलकुलेशन पर आधारित एक मैथमेटिक्स है और इसको कैलकुलस ऑफ इन्फिनिटेसिमल्स भी बोल सकते हो आप। ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टडी है जो एक कंटिन्यूस चेंज के बारे में बताती है हमें। जैसे जीवाणुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या है, कंटिन्यूस चेंज है। किसी भी एलिमेंट की विघटन दर, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, कितने ईयर बाद कितना हो जाएगा, कितना बचा हुआ है आज तक। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलस के अंदर ही सॉल्व की जाती हैं। कैलकुलेशन मोस्टली फोकस करता है, मतलब कैलकुलेशंस के अंदर मोस्टली हमको जो पढ़ना है वो लिमिट्स पढ़नी है, कंटिन्यूटी पढ़नी है, डेरिवेटिव पढ़ने, इंटीग्रल्स पढ़ने एंड इनफाइनाइट सीरीज। ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलस के अंदर ही, इसी ब्रांच के अंदर पढ़नी है। तो कैलकुलस को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में, 12th के एग्जाम्स में आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का सबसे लाजवाब टॉपिक माना जाता है और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कराने वाला टॉपिक भी यही होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसके बेस को समझना, गाइस इसके बेस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर के आया हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है, आप फिर एक एडवाइस है कि जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं हो जाती आप यहाँ से जाएँ नहीं। आज आपको मैथमेटिक्स की एक ब्रांच कैलकुलेशंस के बारे में नॉलेज मिल रही है। आज बिल्कुल जड़ से बेसिक नॉलेज में आपके लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। कैलकुलस की ब्रांचेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो कैलकुलस की जो ब्रांचेज हैं वो दो हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। मतलब एक कैलकुलस के भी दो पार्ट, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। बट हम ये भी समझ सकते हैं कि बोथ आर द रिवर्स कैलकुलस, दोनों एक दूसरे के रिवर्स कैलकुलस हैं। कैलकुलस पर सबसे पहले आइजैक न्यूटन माना जाता है कि आइजैक न्यूटन और गॉटरफ्राइड विलियम लेबनिज, इन्होंने अपने विचार रखे। लेटर 17वीं सेंचुरी तक इन्होंने थ्योरी ऑफ कैलकुलस दी। थ्योरी ऑफ कैलकुलस में लेटर 17वीं सेंचुरी के बाद और जब तक लेबनिज रहे तब तक इन दोनों के बीच में एक विवाद भी रहा। बाद में आकर के एंड ऑफ 17वीं सेंचुरी के बाद में आकर के दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि तुमने मेरे विचार स्टोलन किए हैं, कि मैंने तुम्हारे विचार स्टोलन किए हैं। ऐसे करके लेबनिज और जो आइजैक न्यूटन थे दोनों पर आरोप प्रत्यारोप साबित करते रहे और आज तक हम उन्हीं की जो थ्योरीज दी हुई हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं पर आगे रिसर्चेज हुई और सारे वैज्ञानिकों ने अपना बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए कैलकुलस की हिस्ट्री में। कैलकुलस की हिस्ट्री अगर पढ़ो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम बेसिकली समझ लेते हैं कि आइजैक न्यूटन और लेबनिज इन दोनों ने कैलकुलस को इम्प्योर किया। मतलब कैलकुलस की एकदम तरीके से हिस्ट्री को निकाल कर कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का तरीका इन लोगों ने दिया था, जो लेटर 17वीं सेंचुरी आ चुका था। तो चलिए बात करते हैं कैलकुलस के एलिमेंट्स के बारे में। कैलकुलस की जो डिफरेंट ब्रांचेस थी जो दोनों अलग अलग हुई थी, अभी हमने पढ़ा था डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं और डिफरेंशियल कैलकुलस को डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हमको क्या पढ़ना है पहले। तो
तो डिफरेंशियल कैलकुलस गाइज आपका कैलकुलस का एक सब फील्ड है, मतलब कैलकुलस एक मैथ्स है। इस मैथ्स में भी एक और अलग मैथमेटिक्स है जो एक अलग चीज़ों पर बेस्ड है, जिसके अंदर हमको क्वांटिटीज किस तरीके से परिवर्तित होती हैं, किस रेट से चेंज होती हैं। एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, एक नहीं अनेक कितनी भी क्वांटिटीज हो सकती हैं। क्वांटिटीज का मतलब समझना है फिजिकल वर्ड है ये, जो आपकी फिजिक्स में यूज होना है, और चैप्टर मैथमेटिकल टूल में भी आना है डिफरेंशिएशन। तो फिजिक्स के बेस से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने भी इसको फिजिक्स का ही एक पार्ट मान करके इसको डिस्कवर किया था, इस पर थ्योरी दी थी। कारण था उनको, क्योंकि स्पेस रिलेटेड जो भी उनकी रिसर्चेज थी, उनकी स्मॉल कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही थी, और स्मॉल कैलकुलेशंस को जो सॉल्व किया था उन्होंने वो कैलकुलस की हेल्प से ही किया। इसलिए ये फिजिक्स का एक पार्ट भी समझा जाता है। इसलिए मैथमेटिकल टूल हमको पढ़ना है कि जो न्यूटन ने अपने फिर आगे के लिए जो प्रिंसिपल्स दिए, अपने नियम्स दिए, न्यूटन का सेकंड लॉ F=ma, ये डिफरेंशिएशन पर ही बेस्ड है। तो समझना है डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्वांटिटीज में जो भी चेंज होगा, चाहे वो डिकम्पोज हो चाहे वो कंपोज हो, मतलब या तो क्वांटिटी बढ़े इंक्रीज हो, चाहे क्वांटिटी कम हो, किस रेट से कम हो रही है, किस रेट से ज़्यादा हो रही है, तो उनकी रेटेज को डिफाइन करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में एक प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब है डेरिवेटिव्स फाइंड करना। जिनकी भी रेट हमको पता करनी होती है उनके हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और डेरिवेटिव फाइंड करने की प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस जो इंटीग्रल कैलकुलस है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के द्वारा रिलेटेड है गाइज, क्योंकि फंडामेंटल और थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ये कहती है कि डिफरेंशियल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बिल्कुल एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, या फिर ऐसे समझ सकते हैं इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। तो इस तरीके से ये कोरिलेट है, तो इसलिए इनको साथ साथ पढ़ना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस जब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में, इंटीग्रल कैलकुलस भी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशंस पर आधारित है। जैसे जो डिफरेंशियल कैलकुलस था उसमें भी हम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशंस किया करते थे, इसमें भी इंटीग्रल कैलकुलस में भी हमको वही सब कुछ करना है जो डिफरेंशिएशन में किया जाता था। इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम और वो सारे कंसेप्ट जो इनफाइनाइटिसिमस डेटा पर डिपेंडेंट है, मतलब जिनमें छोटे छोटे पार्टों को जोड़ करके एक बड़ा पार्ट बनाया जाता है, बहुत बड़ा पार्ट बनाया जाता है, ऐसी सारी क्वांटिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल किया करते हैं। बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। या हम ये समझ सकते हैं कि इंटीग्रल के अंदर हमको दो टाइप के इंटीग्रेशंस के बारे में पढ़ना है, एक तो डेफिनेट इंटीग्रल और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो गाइस अब डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे समझना है गाइस कि आपके पास में कोई भी दो क्वांटिटी हैं, लेट एक्स एंड वाई। ये दोनों क्वांटिटी, लेट ये वाली जो है वो डिस्प्लेसमेंट है आपका, पहली वाली क्वांटिटी, और दूसरी वाली क्वांटिटी गाइस वो आपकी वेलोसिटी है सॉरी, ये टी मान लीजिए इसको टाइम है, ये आपकी कोई दूसरी क्वांटिटी टाइम है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मान सकते हैं आप। अब आपको इन दोनों का एक रिलेशन दिया हुआ है आपको कि x = 3t² + 5t - 2, मतलब t के रेस्पेक्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। और गाइज हमको डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना हो तो गाइज इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारी सीधे से ख़त्म हो जाती है कि अगर हम उसका डेरिवेटिव निकाल दें, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव पता कर दें तो ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। तो डेरिवेटिव का जो साइन है वो गाइज dy/, जिसके भी रेस्पेक्ट में हमको करना होता है, जैसे t के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे dy/dt इसको कह सकते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे देखा कि दो क्वांटिटीज थी x और y, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी में अगर चेंज पता करना है तो गाइज डिफरेंशिएशन को ऑल ओवर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस या डेरिवेशन एक
आपका एलिमेंट है जिसके द्वारा हम एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको y और x दो क्वांटिटी हैं और अगर हमको x के रेस्पेक्ट में y में चेंज पता करना है तो dy ओवर dx, जिसके रेस्पेक्ट में हमको करना है उसको हम नीचे लेते हैं और जिसमें करना होता है उसको हम ऊपर लेते हैं। तो क्वांटिटीज में रेट ऑफ चेंज पता कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के माध्यम से। सेकंड, अगर इसको ज्योमेट्रिकली समझे गाइस तो मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन है और अगर आपको किसी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली, तो गाइस ये टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन पता करने वाले हैं, डायरेक्शन पता करने का मतलब है इसका ढलान, इसकी स्लोप पता करने वाले हैं, स्लोप। याद रखना गाइस, स्लोप। अगर जब भी हमें किसी भी फंक्शन के ग्राफ की स्लोप पता करनी होती है तो गाइस हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए स्लोप, मान लीजिए एंगल है आपका थीटा, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एनी फंक्शन, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो हमको समझना है कि डी अपॉन डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स मान लीजिए, या डी टी या डी थीटा ले लीजिए, डी वाई ओवर डी थीटा हमने ले लिया, तो ये इज इक्वल टू आपकी एम कहलाएगा और एम यहाँ पर आपका स्लोप कहलाएगा। और गाइज आपको पता था वो टेन थीटा होता है। अगर हम टेन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर डेरिवेटिव पता कर लेंगे तो गाइज हम उसकी स्लोप पता कर सकते हैं। अगर हमको किसी भी फंक्शन का स्लोप पता करना है तो गाइज हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, डेरिवेटिव पता करते हैं। तो गाइज यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर और भी लिखा हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हो आप कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए चूजन पॉइंट। अगर आपको किसी भी बिंदु पर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पता करना है तो किसी भी इनपुट वैल्यू पर, तो ये रेट ऑफ चेंज को डिस्क्राइब करता है, जो कि मैंने आपको बताया। अगर एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में अगर हमको रेट ऑफ चेंज पता करना है तो हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे तो हमको वो रेट ऑफ चेंज पता हो जाएगा। सेकंड, ज्योमेट्री के लिए हमको समझना है कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव पता किया है तो वो आपकी स्लोप कहलाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन के उस पॉइंट पर वो उसकी स्लोप के द्वारा कहलाएगा। तो गाइस और अच्छे से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को हम इसके अगले पार्ट में समझेंगे। तो गाइस अब डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं तो ऐसे समझना है गाइस कि आपके पास में कोई भी दो क्वांटिटी हैं, लेट एक्स एंड वाई। ये दोनों क्वांटिटी, लेट ये वाली जो है वो डिस्प्लेसमेंट है आपका, पहली वाली क्वांटिटी, और दूसरी वाली क्वांटिटी गाइस वो आपकी वेलोसिटी है सॉरी, ये टी मान लीजिए, इसको टाइम है, ये आपकी कोई दूसरी क्वांटिटी टाइम है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मान सकते हैं आप। अब आपको इन दोनों का एक रिलेशन दिया हुआ है आपको कि x इज इक्वल टू 3t² प्लस 5t माइनस 2, मतलब t के रेस्पेक्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। और गाइज हमको डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना हो तो गाइज इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारी सीधे से ख़त्म हो जाती है कि अगर हम उसका डेरिवेटिव निकाल दें, तो उसका अगर हम डेरिवेटिव पता कर दें तो ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। तो डेरिवेटिव का जो साइन है वो गाइज डी वाई ओवर जिसके भी रेस्पेक्ट में हमको करना होता है, जैसे टी के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी इसको कह सकते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पे देखा कि दो क्वांटिटीज थी एक्स और वाई, एक के रेस्पेक्ट में दूसरी में अगर चेंज पता करना है तो गाइज डिफरेंशिएशन को ऑल ओवर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस या डेरिवेशन एक आपका एलिमेंट है जिसके द्वारा हम एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको y और x दो क्वांटिटी हैं और अगर हमको x के रेस्पेक्ट में y में चेंज पता करना है तो dy ओवर dx, जिसके रेस्पेक्ट में हमको करना है उसको हम नीचे लेते हैं और जिसमें करना होता है उसको हम ऊपर लेते हैं। तो क्वांटिटीज में रेट ऑफ चेंज पता कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के माध्यम से। सेकंड, अगर इसको ज्योमेट्रिकली समझे गाइज तो मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन है और अगर आपको किसी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए आपने ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली, तो गाइज ये टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन पता करने वाले हैं, डायरेक्शन पता करने का मतलब है इसका ढलान, इसकी स्लोप पता करने वाले हैं, स्लोप। याद रखना गाइज स्लोप। अगर जब भी हमें किसी भी फंक्शन के ग्राफ की स्लोप पता करनी होती है तो गाइज हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए स्लोप, मान लीजिए एंगल है आपका थीटा, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एनी फंक्शन, स्लोप ऑफ एनी ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो हमको समझना है कि डी
अपॉन डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स मान लीजिए, या डी टी या डी थीटा ले लीजिए, डी वाई ओवर डी थीटा हमने ले लिया, तो ये इज इक्वल टू आपकी एम कहलाएगा, और एम यहाँ पर आपका स्लोप कहलाएगा। और गाइज आपको पता था वो टेन थीटा होता है। अगर हम टेन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर डेरिवेटिव पता कर लेंगे तो गाइज हम उसकी स्लोप पता कर सकते हैं। अगर हमको किसी भी फंक्शन का स्लोप पता करना है तो गाइज हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, डेरिवेटिव पता करते हैं। तो गाइज यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर और भी लिखा हुआ है, ऐसे भी समझ सकते हो आप कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए चूजन पॉइंट। अगर आपको किसी भी बिंदु पर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पता करना है तो किसी भी इनपुट वैल्यू पर, तो ये रेट ऑफ चेंज को डिस्क्राइब करता है, जो कि मैंने आपको बताया। अगर एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में अगर हमको रेट ऑफ चेंज पता करना है तो हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे तो हमको वो रेट ऑफ चेंज पता हो जाएगा। सेकंड, ज्योमेट्री के लिए हमको समझना है कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव पता किया है तो वो आपकी स्लोप कहलाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन के उस पॉइंट पर वो उसकी स्लोप के द्वारा कहलाएगा। तो गाइस और अच्छे से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को हम इसके अगले पार्ट में समझेंगे। गाइज अभी हम आपको इस वीडियो में केवल नॉर्मल नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं आपको टॉपिक्स पर, जैसे डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, आगे इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो हम एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर बना रहे हैं। जब हम डेरिवेशंस पढ़ेंगे, जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, जब हम इंटीग्रल पढ़ेंगे, और भी डेरिवेटिव्स को और अच्छे से क्लियर किया जाएगा और इंटीग्रेशंस को भी और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। आपको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की आपको नहीं लेनी है। तो हम बात करते हैं इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर, कि डेरिवेटिव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कहाँ कहाँ पर हम फंक्शंस का डेरिवेशन निकाल सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिनको हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिजिक्स में गाइस डेरिवेटिव का इस्तेमाल आपको डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आपके किसी डिस्प्लेसमेंट से आपको अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी पता करनी है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमको उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। और गाइस अगर हमको वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पता करना हो तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमको उसका एक्सीलरेशन पता लग जाएगा। दूसरा, अगर हम किसी बॉडी के मोमेंटम, अगर हमको किसी बॉडी का मोमेंटम दिया हुआ है, किसी वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमको गाइस बॉडी पर जो अप्लाइड फोर्स है वो पता लग जाएगा। तो गाइज हमने देखा कि फिजिक्स में भी कई सारी प्रॉब्लम्स को डेरिवेटिव्स की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शंस के चेंज को, जो रिएक्शन रेट है कि अगर हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को पता करना है, रेट में क्या क्या चेंज, किस तरीके से चेंज हो रही है, तो भी हम डेरिवेटिव की हेल्प से पता कर सकते हैं। गाइज अगर हमको किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि किस पॉइंट पर कोई भी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा और किस पॉइंट पर कोई फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को, मैक्सिमम मिनिमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो क्लियरली समझ आया होगा। और भी अगर आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो क्लास 12th में या मैथमेटिकल टूल में इस्तेमाल होने वाली हैं, तो गाइज इस वीडियो के आगे वाले पार्ट भी दिए जाएंगे, वहाँ पर भी आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो गाइज बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। तो सबसे पहले हमको समझना है कि इंटीग्रेशन के लिए या इंटीग्रल के लिए हमको ये साइन इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रल का साइन आपका ये होता है गाइज। अगर ऐसे इंटीग्रल के ऊपर, इस इंटीग्रल के साइन के ऊपर ए और बी ऐसे कोई भी दो नंबर लिखी हुई हैं, ऐसे कोई भी दो नंबर लिखी हुई हैं गाइज, इसमें से नीचे वाली नंबर को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और ऊपर वाली नंबर को हमको अपर लिमिट बोलना है। और गाइज ये इसलिए लगाई जाती हैं कि हम किसी भी क्वांटिटी की एक्चुअल रेट पता कर सकें, जो उसका प्राइमरी मैग्नीट्यूड है, जो उसका जितना है वो चीज़ पता कर सके। जैसे कोई क्वांटिटी आपकी 25 न्यूटन है, तो एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए क्वांटिटीज़ की हम डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस जैसे हम समझ सकते हैं कि आपको ये कर्व दिया हुआ है और इस कर्व का साइड एरिया, ये वाला अंदर जो कर्व एरिया है, जो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो ये है इस कर्व के द्वारा। अगर हमको इस कर्व का एरिया पता करना है तो गाइज हम इंटीग्रल के बारे में अच्छे तरीके, बिल्कुल डीपली नॉलेज कि इंटीग्रल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये अभी हम इसी वीडियो के आगे वाले पार्टों में पढ़ेंगे। तो गाइज बने रहना है, हमें पूरे पार्ट को पढ़कर ही आपको हटना है, क्योंकि एक दिन में हमने यहाँ पे फंडा लिया है कि हमको एक दिन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बच्चों को समझाना है, जिससे कि
कन्फ्यूजन ना रहे आगे के लिए। जैसे डिफरेंशिएशन हम पढ़ लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो हम जो इंटीग्रल पढ़ते हैं तब तक डिफरेंशिएशन भूल जाते हैं। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमने इन दोनों को लिया है। तो अभी नॉर्मली समझना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ में जो भी इंटीग्रल दिया हुआ है आपको, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पर कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द साइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इट्स ग्राफ, कि जो भी ग्राफ के द्वारा जो भी एरिया बाउंडेड है और उसमें जो प्लस का, माइनस का और प्लस का साइन है, ये जो पूरा साइंड एरिया है, अगर ये हमको पता करना है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस यहाँ पर प्लस माइनस के साइन अलग अलग है। रीजन क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, हमेशा ऐड किया जाता है, वो सारे एरिया हमेशा इन दोनों को ऐड किया जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और नीचे वाला जो एरिया है वो माइनस किया जाता है टोटल में से। तो इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करेंगे, इसके एरिया को, तब जा करके हम डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से इसका एरिया निकाल पाएंगे। तो गाइस इसका एरिया में इंटीग्रल इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये इन्फिनिटेसिमल्स पर आधारित है। इसमें भी हम छोटी छोटी पट्टियों के रूप में एरियाज को ऐड करते हैं, तब जा करके इंटीग्रल के इस्तेमाल से हम लोग एरिया निकाल पाते हैं। अब गाइज बात करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल को ऐसे समझना है हमें गाइज, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ दिया हुआ है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, और इस फंक्शन ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ये वाला फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मतलब हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया है। तो क्या सिंपली अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल को समझना है तो हम एक वर्ड में ये डिफाइन करते हैं कि इंडेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि अगर आपने किसी फंक्शन का, मान लीजिए आपने एफ एक्स का और डी वाई डी एक्स कर दिया, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है, तो ये डी वाई डी एक्स मान लीजिए इसका जो भी आएगा वो गाइज आगे पढ़ेंगे क्या आएगा, वो स्मॉल एफ एक्स आया है, ठीक है। अगर गाइज हम इस स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है वो हमको यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे हमको वाई लेना है, तो वो फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा। मतलब हमको समझना है गाइस कि डेरिवेटिव्स को के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रॉब्लम क्लियर है कि जहाँ पर भी हमके डेरिवेटिव को हटा करके उसका फंक्शन लेकर के आना है रियल फंक्शन, तो हम उसका इंडेफिनेट इंटीग्रल से उसको सॉल्व कर देंगे और उसको रियल फंक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि द टर्म इंटीग्रल में ऑल्सो रेफर टू रिलेटेड नोटेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसको एंटी डेरिवेटिव के द्वारा भी हम लोग पहचान सकते हैं। डेरिवेशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एक्स वही एक फंक्शन है और ये एफ डैश एक्स है, मान लीजिए इसका एक डेरिवेटिव है और आपने इसके डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव कर दिया, मतलब इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल कर दिया, तो फंक्शन ऑफ एक्स आपको मिल जाएगा। गाइज एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि एक ही बार में इंडेफिनेट इंटीग्रल को कैसे पहचानना है कि गाइज इसमें कोई भी लिमिट नहीं होगी, नो अपर लिमिट और नो लोअर लिमिट, कोई भी अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं होती है, सीधे सीधे से इंटीग्रेशन होता है और हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फोकस के साथ में इसको आगे समझना है, डेरिवेशन भी, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी। तो गाइज बने रहिए इस लेक्चर के साथ। और गाइज इसी के साथ ही आपका ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पहला पार्ट ख़त्म होता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मैंने चीज़ों को अच्छे तरीके से डिफाइन किया हो, अगर मैंने आपको किसी भी तरीके से थोड़ी भी अगर हेल्प की हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद इसको शेयर करें और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। रीज़न ये है गाइज कि अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो हमें और हम जैसे यूट्यूबर्स को थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलेगा, और एप्रिसिएशन वो आपका थोड़ा सा एप्रिसिएशन हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक चिंगारी का काम कर सकता है, एक स्पार्किंग का काम कर सकता है, और आपको बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट पर वीडियो बना करके दे सकते हैं गाइस। और जो टेबल टाइप वीडियोज़ को मैंने इसलिए चुना क्योंकि गाइस इसमें मैं आपको बोर्ड और तो PDF इन दोनों का मिक्सचर दे सकता हूँ गाइस। आगे की वीडियो में मैं आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ कि आपको ये सारे जो नोट्स हैं, जिस तरीके से मैं इन सारे नोट्स को तैयार करता हूँ आपके लिए, इतनी सारी कोशिशें करता हूँ अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराने की, इन सबको वहाँ पर आपको ये नोट्स PDF की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। बिना PDF भी मिल सकते हैं, वहाँ से मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, 1-2 दिन